नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने आए हैं। आप हैं वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षाविद श्री कमलेश कुमार प्रजापति जी। कमलेश कुमार प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर, आपका बहुत आभार। जैसा कि परंपरा है पॉडकास्ट की कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। कमलेश जी, हमारा पहला प्रश्न है आपकी ओर कि आप अपने बचपन के लिए और शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा बचपन गांव में व्यतीत हुआ और उस समय हमारे जो घर की जो परिस्थिति थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जी। गरीबी में मेरा जीवन व्यतीत हुआ। मेरे जो माताजी और पिताजी थे, दोनों ही वो पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत जल्दी ही ईश्वर को उनकी प्राप्ति हो गई थी। तो मेरा पढ़ाने का, लिखाने का सारा जो जिम्मा उठाया था मेरे दोनों भाइयों ने उठाया था। दोनों बड़े भाइयों ने उठाया। वाह 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 वाह। और दोनों बड़े भाई मेरे आज, मैं भगवान तो नहीं बना सकता लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज उन्हीं की बदौलत हूँ जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। क्या बात है, क्या बात है। ये मान के चलें कि आप अपने बड़ों के आशीर्वाद से और भाइयों के स्नेह से आप शिक्षाविद बन पाए हैं। बहुत साधुवाद है, बहुत नसीब वाले हैं आपको जो आपके भाइयों का स्नेह मिला, वरना आजकल के इस परिवेश में ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन है जी। आपने बताया कि आपकी जो पृष्ठभूमि है देहात से है, गांव से है, जमीन से जुड़ी हुई है। हम ये भी जानना चाहेंगे कमलेश जी कि आपके बचपन गुजरा देहात में, गांव में, खेत खलियान में। जब हम खेत खलियान में रहते थे अपने दोस्तों के साथ में, तो जब एक साइकिल का टायर हुआ करता था, उस टायर को चला चला के अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, पकड़म पकड़ाई। उस विषय में कोई संस्मरण आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को साझा करें। जब मैं गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था तो उस समय हमारे पास इतने खेल के साधन नहीं थे, तो हम भी वो साइकिल का टायर डंडे से इस तरह से हम चलाया करते थे। और सबसे बड़ी बात बताएं कि एक गाड़ियों के जो बड़े टायर होते थे उसके अंदर मैं इतना दुबला पतला था ताकि मैं उस गाड़ी के टायर में बीच के अंदर अपने आप बैठ जाता था और दूसरे बच्चे उसको चलाते थे। तो बड़ा आनंद आता था उस समय। वाह वाह वाह। ये जब आपके नाती पोते हो गए हैं, बच्चे छोटे थे, तब वो छोटे होते हैं तो आपका मन भी बचपन में पहुंचता है और वो सारी किलकारियां आपको याद आती होंगी। जी। वाह वाह। मेरे परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे से 2 बड़े भाई हैं मेरे, और दोनों पर 4 बेटे हैं और उन पर नाती पोते हैं। और मेरे पास भी 2 बेटे हैं। वाह। तो परिवार पूरा भरा पूरा है। बहुत अच्छे, बहुत साधुवाद। प्रभु का बहुत साधुवाद है। बिल्कुल कमलेश जी, हम आगे बनते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको एक शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या बचपन का सपना था, या माता पिता का सपना था, या अन्य किसी घटना ने आपको प्रभावित किया? शिक्षक बनने की प्रेरणा तो नहीं थी जी। हाँ, डॉक्टर बनने की इच्छा जरूर थी दिल में जी। और उसका भी एक कारण था कि मैं बचपन में इतना दुबला पतला था कि कहते ना कि भाई एक हैंगर पर कपड़ा टंगा हुआ हो। जी 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 जी। तो मेरे माता पिता वो यही सोचते थे कि भाई ये काम कैसे करेगा। ईश्वर उनको कोई कलम वाली नौकरी मिल जाए, हल्की फुल्की मिल जाए तो इनका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो उस समय माहौल हमारा घर का इतना मतलब अच्छा नहीं था। माहौल मींस हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जी जी जी। तो हम उस समय होता था आपका पीएमटी और पीएमटी और सीपीएमटी एग्जाम होता था मेडिकल के लिए। तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम पीएमटी और सीपीएमटी का फॉर्म भर सके। क्या बात है। तो वहां से फिर सफर हुआ कि भाई चलिए हम अब शिक्षा की तरफ चलते हैं। तो हमारे विद्यालय में एक भगवती प्रसाद हमारे मास्टर जी थे और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया और उनका आशीर्वाद रहा मेरे पास। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये निश्चय कर लिया था कि अब हमने शिक्षा जगत में ही जाना है और शिक्षक ही बनना है। ये कहें कि आपके गुरुओं का स्नेह मिला और उन्हीं ने आपको ये मार्गदर्शित किया कि आप एक शिक्षक के रूप में जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे गुरुओं का, वाह वाह। मैं एक गुरु की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे गुरुओं का मेरे साथ आशीर्वाद रहा। क्या बात है। और क्लास में पढ़ने में मैं अपने विद्यालय में जब 8वीं तक का विद्यालय था वहां भी मैं टॉप आया था, फर्स्ट क्लास आई थी। तो वो सारा स्नेह था, मेरे गुरुओं का प्यार था, उनका मार्गदर्शन था, उनकी दीक्षा थी। मैं आज भी उनका बहुत बहुत आभारी। वाह 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 वाह।
कमलेश जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिल्ली नगर निगम में शिक्षा विभाग में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, क्या अनुभव रहा, हमारे दर्शकों को साझा करें। मेरी प्रथम नियुक्ति दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग में 1998 में हुई थी जी। और उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था। तो जब मैं विद्यालय में गया तो मेरे को कोई विशेष परिस्थिति, मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पहले से ही पढ़ाने का काम कर रहा था। जी जी जी। फिर मैंने वहां अपने बच्चों के साथ मन लगाया, अपने जो साथी थे मेरे विद्यालय के, उनको कोऑपरेट किया मैंने, और इस तरह से मेरा प्राइमरी विद्यालय में मैंने करीब करीब जो है वो 10 साल का सफर किया और बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत सुहाना सफर रहा। सभी अधिकारियों का भी आशीर्वाद रहा वहां, और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों का प्यार बहुत था। जब भी मैं जाता था बच्चे लिपट जाते थे, सर मैं आपका ये काम कर दूं, सर ये काम कर दूं मैं आपका। बच्चों का बहुत स्नेह रहा और मैं भी बच्चों के साथ बड़ा स्नेह से उनको पढ़ाता था। क्या बात है। अनुशासन भी उनको रखता था और उनके आचरण के विषय में भी बहुत अच्छा समझाता था। उसका परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे आते थे और आज उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर बैठे। क्या बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे कमलेश जी, जैसा कि आपके गुरु शिष्य का, छात्र और शिक्षक के संबंध बहुत अच्छे थे, पारिवारिक संबंध थे, विश्वास वाले थे, तो अब आपके जो छात्र हैं जिनको आपने शिक्षा दी, वो एक उच्च पद पर भी बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। जब उच्च पद पर जाते हैं, वो आपसे मिलने आते हैं या कोई सूचना मिलती है आपको कि आपके जो शिष्य हैं उच्च पद पर हैं, सम्मानित पद पर है, तो आपको कैसा फील होता है? सर मेरा 2010 में मैं एमसीडी से दिल्ली निदेशालय शिक्षा विभाग में प्रोन्नत होकर के आया, प्रमोट होकर के आया था जी। तो वहां आकर के तो मेरी मुलाकात बड़े बच्चों से हुई और वो 6ठी क्लास से लेके 10वीं तक के 11-12 तक के बच्चे हमने पढ़ाए वहां जी। और वहां भी हमने बहुत अच्छी तरह से उन बच्चों को पढ़ाया। कभी मेरा एक सिद्धांत था कि स्कूल में लेट नहीं पहुंचना है, पीरियड मिस नहीं करना है, टाइम पर स्कूल जाना है, टाइम पर क्लासेज में जाना है। और जब विज्ञान का शिक्षक रहा था, विज्ञान में पहले से ही पढ़ा रहा था, तो बच्चों को पढ़ाने में इतनी रुचि आई और पढ़ने में बहुत रुचि आई। इवन दूसरी क्लास के बच्चे भी ये कहने लगे थे कि सर हमें तो कमलेश सर का पीरियड चाहिए, उनका पीरियड लगवा दीजिए आप। वाह 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 वाह। तो पढ़ाने में सर वह बहुत एंजॉय, बहुत। आपके जो बच्चे आपसे शिक्षा लेकर गए वो उच्च पद पर उपस्थित रहे, आपको कैसी अंदर से गुड फीलिंग रही? बहुत सारे बच्चे मेरे MBBS इंजीनियरिंग करके और डॉक्टर्स बने हुए हैं। और मेरे को आज भी याद है, एक बच्चा है मेरा आकाश यादव, वो आज फ्रांस में है वो, और फ्रांस से जब उसका फोन आता है तो बड़ा मन खुश होता है। और भी सर, जब हम मेट्रो में जाते हैं, बाजार में निकलते हैं, जब बच्चे पैर छूते हैं जी। और बच्चे कहते हैं सर आपकी बदौलत, आप अगर हमें इतना अनुशासन में नहीं रखते, नहीं डांटते, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता है मन को। सर यही मेरी कमाई है। वाह वाह, यही मेरी कमाई है। कमलेश जी, आपका जो है छात्रों के साथ में और एक शिक्षक के रूप में जो संबंध रहा बहुत ही श्रेष्ठ रहा। क्या वो रिश्ते जो आपने बच्चों के साथ रखे, क्या आज मौजूदा स्थिति में शिक्षक के और छात्रों के रिश्ते उतने ही सुंदर, खूबसूरत, मिलनसार हैं? अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है? नहीं, जितने मेरे बच्चे थे, और आपके अलावा मैं वर्तमान शिक्षकों की बात कर रहा हूं। वर्तमान में थोड़ा सा फर्क आया है। वर्तमान में फर्क ये आया है कि अब थोड़ा सा टीचर्स भी ना बच्चों से लगाव थोड़ा कम रखते हैं जी। ऐसा और क्यों? ऐसा अब ये सब अपनी अपनी, सब हर टीचर की अपनी अपनी मानसिकता होती है। लेकिन हाँ, मैं ये अवश्य कहूंगा कि शिक्षक कोई भी है, किसी भी मुकाम पर है, वो जो बच्चों में जब लीन हो जाएगा जी, और बच्चे उसका इतना सम्मान करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते जी जी। ये हमारे टीचरों की एक आदर्शवादी, संस्कारी और अच्छा पढ़ाने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, तो बच्चे हमारे मान सम्मान हमेशा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक शिक्षक के रूप में बहुत लंबा समय आपने व्यतीत किया है। हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि समाज कहता है और हमने किताबों में पढ़ा है कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं। माता पिता जो संस्कार देते हैं वो बच्चों में जाते हैं,
या ये कहें कि जो बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को वो उसे ग्रहण करते हैं। वर्तमान में ऐसा नहीं है, बच्चे माता पिता के संस्कारों को ना लेकर ये कहें कि यंत्रों के ज्ञान को लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो या अन्य चीज़ हो। उससे हमारा समाज और हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, जहां बात आती है माता पिता की, तो हमारे घर का जो परिवेश अच्छा होगा तो बच्चे भी हमारे अच्छे होंगे और वो समाज में जाकर के वो बच्चे भी अच्छा आचरण ग्रहण करके रहेंगे। ये परिवेश जो हमारे घर परिवारों में आजकल थोड़ा सा चल रहा है, हमारे जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है जी। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे वर्तमान में एक हमारा जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया में हमारा बच्चा आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप सोशल मीडिया से आप दूर रहें। पहले अपना जो टारगेट है पढ़ाई का वो पूरा करिए और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप सोशल मीडिया की तरफ जाइए। लेकिन हाँ, इस सोशल मीडिया ने बच्चों का पढ़ाई से ध्यान को भटकाया है, ये अवश्य। बहुत अच्छी जानकारी कमलेश जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये जोनल और निगम स्तर पर मिलने का सफर आपका रहा, ये सफर कैसा रहा आपको? देखिए, दिल्ली में जब मैं आया था मेरा कोई गॉडफादर नहीं था जी। ना कम्युनिटी से मेरा कोई गॉडफादर था, ना कोई ऑफिसर्स में मेरा कोई गॉडफादर था। मैं केवल अपने मेहनत के और बच्चों से प्यार और उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के आधार पर ही मेरे को जी 2003 में मेरे को जोनल अवार्ड मिला, जो चौधरी सतवीर सिंह थे उस समय जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद 2007 में मेरे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक निगम पुरस्कार मिला। वाह वाह वाह। तत्कालीन आरती मेहरा जी थी मेयर हमारी, उन्होंने दिया जी। और उसके बाद 2017 में राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार हमें आदरणीय सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार जी और आदरणीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से इन्होंने मेरे को भेंट किया और मन बड़ा खुश होता है जब आपके किए हुए काम की सराहना की जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कमलेश जी कि जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको सम्मानित किया जाता है और सम्मानित होता है, तो उस सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, उस सम्मान की परंपरा को बनाए रखने के लिए और सम्मान मिलने पर व्यक्ति को और अधिक ज्यादा करने की क्या क्या प्रेरणाएं मिलती है? जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो सम्मान के साथ आपके पास जिम्मेदारी भी आ जाती है। वाह। आपको अपने आचरण को पहले से और बढ़िया बनाना होता है, अपने शिक्षक साथियों के बीच में सद्भाव बना के रखना होता है, बच्चों से भी आपने बहुत अच्छी तरह से जुड़ के रहना है, बच्चों के दिलों के साथ आपने मिलकर के रहना है और समाज के अंदर भी आप अपने दाएं बाएं पड़ोसियों के साथ आप अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार के कारण आप उस सम्मान को बचाए आजीवन रख सकते हैं। वाह वाह वाह। ये कहें कि सम्मान मिलने के बाद व्यक्ति की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती। वाह वाकई वाकई वाकई। कमलेश जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी विदेश यात्राएं भी कई हुई हैं और वहाँ आपने शिक्षा प्रणाली को और भारत की शिक्षा प्रणाली को वहाँ प्रस्तुत किया, प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली और भारत की शिक्षा प्रणाली में आपने क्या क्या अंतर देखे? 2018 में हमें शिक्षा की गुणवत्ता की ट्रेनिंग के लिए हमें सिंगापुर भेजा गया और सिंगापुर हमारा 7 दिन का जो ट्रिप था जी, उसके अंदर क्या था, एक्चुअल में जब भी कोई डेलीगेशन कहीं विदेश जाता है तो उनको वही मॉडल स्कूल दिखाए जाते हैं जो पहले से सेट होते हैं जी। उसके बावजूद भी मैंने देखा सिंगापुर के अंदर जो मैंने जितनी भी संस्थाएं देखी वहां सबसे बढ़िया था उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और जो इंस्टीट्यूट हमने देखा वो सारे ही वहां बच्चे बैगलेस थे, उनके पास बैग नहीं थे, केवल टैब था जी और टीचर भी टैब से पढ़ा रही थी, डिजिटली ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रही थी और बच्चों के पास सबके पास टैब थे। क्लास के अंदर बच्चों की संख्या सीमित थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, ये सारी खूबियां थी। वहां पढ़ाने के तरीके भी ठीक थे उनके, जितना भाई एक होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड से, वो सारे मेंटेन किए हुए थे। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
हम ये जानना चाहेंगे कमलेश जी के एक श्रेष्ठ छात्र बनने के लिए एक छात्र को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो अपने माता पिता का अच्छा बेटा बन सके, समाज का अच्छा व्यक्ति बन सके और अपने शिक्षक का श्रेष्ठ छात्र बन सके। ये क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कार्य प्रणाली करनी चाहिए जिससे वो बच्चा देश के विकास के लिए काम आ सके। एक बच्चे के अंदर सबसे पहले हम बच्चे का जो है वो आचरण को हम सही करें। आचरण के साथ हमने वो शिक्षा दें उस बच्चे को हम लोग कि उसका ध्यान ना भटके। गलत रास्तों पे जाने से उनको बच्चों को रोकना है हमने, उनको अच्छी शिक्षा देनी है हमने। और गलत संगत में जो उनके बच्चे ग्रुप के दोस्त होते हैं, हमें पता है कौन बच्चा किस तरह का है जी, तो हमने उन बच्चों से उस बच्चे को दूर रखना है। क्या बात है। और प्यार से उस बच्चे को, अगर कोई गलती करता है, बच्चा वो है या कोई और है, तो उसको डांट करके नहीं, उसको हमें प्यार से समझाना होता है और बच्चा प्यार से समझ जाता है और वो मान भी जाता है। तो इस तरह से हम बच्चे को एक संस्कारी बच्चा बना सकते हैं। जी, क्या बात है। वो बच्चा संस्कारी बनेगा तो देश के विकास में काम आए। हम यहाँ पर एक छात्र की बात कर रहे हैं और शिक्षक की बात की है। हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक को छोड़ के या उस बच्चे को छोड़ के अभिभावकों की क्या मुख्य भूमिका होनी चाहिए ताकि एक छात्र श्रेष्ठ छात्र बन सके। अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक अभिभावक टीचर का साथ नहीं देगा, जब तक हम बच्चे को श्रेष्ठ नहीं बना सकते जी। अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उसको टाइम पर स्कूल भेजे, पूरे बुक और बैग को प्रॉपर तरीके से लेकर के भेजे और कम से कम 1 महीने में जरूर उनके कंसर्न टीचर से उनके अभिभावक मिलते हैं। तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो टीचर हमारा विजिलेंट हो जाता है कि भाई इसके पेरेंट्स जागरूक हैं और ये आकर के बच्चा का विश्लेषण करते हैं, भाई बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरा, बच्चा भी अलर्ट मोड में आ जाता है कि अगर मैंने कोई हरकत की तो मेरे पापा और मम्मी आकर के टीचर से मिलेंगे और सारा पता लग जाएगा। तो अभिभावकों का इसमें बहुत विशेष रोल है। बहुत अच्छी जानकारी दी है कि एक बच्चे को खुद भी श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत सारे अनुशासन में रहना चाहिए और अभिभावकों को भी समय से बच्चों को उठाना चाहिए, नहलाना चाहिए, उसको नाश्ता देना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तमाम उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए। तभी वो बच्चा श्रेष्ठ छात्र बन सकता है या श्रेष्ठ बेटा बन सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कमलेश जी। हमारे ट्रू मीडिया के जो दर्शक हैं बहुत ही प्रसन्न है और आपको लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने विदेश यात्रा की, विदेश यात्रा के बाद आपके शिक्षक के रूप में आपके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आया? हाँ, जरूर आया। दृष्टिकोण में इतना बदलाव आया जब हमने वहां देखा कि भाई वहां की क्लासेस, टीचर्स का टाइम का पंक्चुअल होना, क्लासेस में टाइम पर जाना। हाँ, तो ये सारा तो खैर हम पहले से भी यहाँ अपना मैं स्वयं अपना मेंटेन करता था, टाइम पर आना जाना। हाँ, लेकिन इतना जरूर देखा कि यहाँ एक समस्या हमारे यहाँ थी कि वहां बच्चे 35 to 40, 35 से 40 बच्चे होते थे। यहाँ हमारे पास 80, 90 बच्चे थे। तो ये एक थोड़ी हमारी समस्या अभी भी है हमारे दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में जी। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लगा कि भाई इस तरह से वहां का हम इसको यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूलों में बहुत बढ़िया हो गए इस समय। अगर यही सरकार हमारी इन्हीं बच्चों को अगर 35 से 40 के रेशियो में अगर हमें करके देती हैं तो हमारे टीचर, दिल्ली के टीचर बहुत बढ़िया टीचर हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देंगे अगर 40 बच्चों का सेक्शन वो सीमित कर दें। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हमारी सरकारों को, शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा को और उन्नत बनाया जा सके। बहुत अच्छी जानकारी कमलेश जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पहले आप जो है 1st से 6 तक बच्चे 5th तक पढ़ाते थे, उसके बाद 6 से 12 तक पढ़ाते थे। आजकल जो बच्चे आपके 12 के बाद जो कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज भी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जॉब में जाते हैं, आजकल बच्चों के अंदर एक नया ट्रेंड आया है। ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का ट्रेंड, वो कल्चर को स्वीकार कर रहे हैं या उसे ग्रहण कर रहे हैं। वो इस तरह का है कि वो 5 डे जॉब करते हैं, 5 डे के बाद 2 डे उसके रहते हैं छुट्टी के। उसके लिए वो अपने दिल्ली NCR के ग्रुप के साथ में कहीं घूमने चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं और वहाँ वो तमाम तरह के अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं, जैसा कि मित्रों के साथ खाना पीना, अल्कोहल, स्मोकिंग आदि आदि।
तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? और वो बच्चे परिवार से दूर रहना पसंद करते हैं, माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आचरण में, उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। उस विषय में क्या कहेंगे आप? उस विषय में मैं यही कहूंगा कि हमारे पास देखिए, जो दो हमारे हैं, एक ग्रामीण अंचल है, एक शहरी अंचल है। ग्रामीण अंचल में अभी भी सामाजिक ताना बाना मजबूत है, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन जब बच्चा शहर के परिवेश में आता है, एक तो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, पापा मम्मी है, उसके साथ कोई उसका ताऊ नहीं, ताई नहीं, चाचा नहीं, चाची नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं। पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे अपने स्टडी में बिजी रहते हैं। स्टडी में बिजी नहीं रहते, जो सर्विस जाते हैं वो अपना सर्विस गए, सर्विस जॉब से आए, अपना खाना खा के सो गए, अपना बैठ लिए। मतलब इवन क्या है कि माँ बाप को भी उन बच्चों के साथ टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों के साथ अपना टाइम व्यतीत नहीं करेंगे या उनको टाइम नहीं देंगे, तो हमारे अंदर और बच्चों के अंदर जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। और रही बात उसकी, जो बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत अच्छी पोस्टों पे जो काम करते हैं जी, वहां पैसे की चमक और दमक और उनकी जो सोसाइटी की चमक और दमक है, उसमें जो बच्चे हैं वो बहक जाते हैं। और उसी का गलत परिणाम ये होता है कि बच्चे नाइट क्लबों में जाते हैं और देर रात आते हैं, फिर हादसों के भी शिकार होते हैं। तो मैंने उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपको जो 2 दिन का रेस्ट मिलता है, वो आप अपने चाचा के यहाँ जाएं, ताऊ के यहाँ जाएं, अपनी बुआ के यहाँ जाएं, या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, या अपने घर पर उसको सेलिब्रेट करें, अपने पापा या मम्मी के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कमलेश जी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शिक्षा के अतिरिक्त समाज सेवा में आपका कौन सा कार्य है जो आपको ज्यादा संतोषजनक बनाता है? शिक्षा के अलावा समाज सेवा में तो मैं सर हल्की फुल्की समाज सेवा जब मैं प्राइमरी विद्यालय में था जी, जभी से मैं करता रहा था, क्योंकि हमारे नगम प्राथमिक विद्यालय में मोस्टली हमारे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं। जब हम देखते थे कि भाई सर्दी का मौसम है, किसी बच्चे पर स्वेटर नहीं है, कैप नहीं है, तो उन बच्चों को सेलेक्ट करके हम 50, 40, 100 जितने भी बच्चे हुए उनको स्वेटर देना, मंकी कैप ला करके देना, जूते फटे हुए हैं उनको जूते देना। ये सारा मैं प्राइमरी जो एजुकेशन में था जभी से मैं करता रहा, और मेरा बड़ा मन खुश होता था कि ये बच्चा आज ठंड से सिकुड़ रहा है तो कम से कम इसकी ठंड दूर हो जाएगी। और मैं उस बच्चे से पहले पूछता था, बेटे आपने स्वेटर क्यों नहीं खरीदा है? तो बच्चे कहते थे, सर अभी पापा पे पैसे नहीं है। मैं, कोई बात नहीं बेटे, आपको स्वेटर कल मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भी समाज सेवा उस बच्चे के लिए है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए एजुकेशन ले रहा है जी, वो उसमें भी आपने सहयोग दिया। ये बहुत ही सराहनीय बात है, आपको बहुत साधुवाद है कमलेश जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 2023 को आप अपने शिक्षा विभाग से दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद में आपके मन में और क्या क्या भावनाएं आई, क्या नए करने की योजनाएं आई? जब मैं सर 31 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी ब्लॉक विकासपुरी से मैं सेवानिवृत्त हुआ, उस समय मन उदास था, मेरे साथी छूट रहे थे, और जिन बच्चों से मेरा लगाव था वो बच्चे भी मेरे से दूर हो रहे थे। तो बड़ा उथल पुथल चल रही थी। लेकिन ये एक प्रकृति का कहिए या सेवा का एक नियम है कि जिस दिन हम सेवा में आए, हमने 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद हमने जो है सेवानिवृत्त होना है। तो सर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आज भी मेरा उन बच्चों से, अपने शिक्षक साथियों से बहुत लगाव है। बच्चों को भी मैं फोन करता रहता हूं, साथियों के साथ भी हम फोन से टच में रहते हैं, और आज भी हम शिक्षा के जगत में और भी हम काम करने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का बच्चा है। अगर उसको पढ़ने में कुछ आर्थिक मजबूरियां आ रही हैं, कॉपियां नहीं है, किताब नहीं है, या अन्य कुछ सुविधाएं नहीं है, तो आज भी हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। जो भी मेरे साथी कहते हैं कमलेश जी आपकी जरूरत है, मैं तुरंत जाता हूं, बताइए भाई साहब क्या जरूरत है, कि सर इनको ये, मैं ठीक है, इनका मैनेज हो जाएगा। तो ये मेरी आज भी सर श्रद्धा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा ही एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ये आप तो ये कहें कि आने वाले उन छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो बच्चे अब आज स्टूडेंट हैं, कल वो उच्च शिक्षा में जाएंगे और अपना परिवार जोड़ेंगे, बनाएंगे।
जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया कि आप 31 अगस्त 2023 को रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद आपने अपनी जीवन शैली को बदला। हम ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कभी जीवन में रिटायर्ड होता है क्या? ये रिटायर्ड शब्द की परिभाषा सेवानिवृत्त होना, काम करने की एक युवावस्था होती है, एक बचपन होता है, एक पारिवारिक जीवन होता है, एक उम्र होती है कि सरकारी विभाग में आपने इस उम्र तक काम करना है, उसके बाद दूसरे कार्यों में व्यक्ति लीन हो जाता है। कभी रिटायर्ड होता है? ये जो रिटायर्ड शब्द है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति कभी रिटायर होता ही नहीं है जी। व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। वो अपना जो सेवा से जुड़ा हुआ था जी, वो सेवा से अपना फ्री हो जाता है वहां से कि भाई अब मैंने टाइम से आना नहीं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करके वो फ्री हो जाता है। लेकिन नई जिम्मेदारी समाज में आने के बाद उसको एक नई पारी खेलनी पड़ती है और खेलनी चाहिए। पारी बदलती है, पारी बदलती है। वाह वाह। और समाज में सामाजिक गतिविधियों में आदमी को जो है वो हर समय संलिप्त रहना चाहिए, अपने आप को एक्टिव बना करके रखना चाहिए, जिससे समाज का भी भला होगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत मेरी तो यही धारणा है। बहुत अच्छी जानकारी। हम ये भी जानना चाहेंगे और ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप आज के छात्रों को और नए शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि जिस तरह से आपके छात्र देश विदेश में जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही उन बच्चों को भी ऐसा मौका मिले या उन शिक्षकों को भी वो ज्ञान मिले, ताकि उनके छात्र भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। शिक्षक साथी को मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं उनको क्या दिशा निर्देश तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, शिक्षक साथियों को बस यही कहना है कि वो अपने समय पर अपने क्लास में जाएं और जितना ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं उन बच्चों को उतना मेहनत से और अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, जिससे हमारे शिक्षक साथियों का सम्मान भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, और एक समाज में भी उनका बहुत अच्छा मान सम्मान रहेगा कि हाँ भाई, और बच्चे भी बाद में कहेंगे सर, उन सर ने हमें पढ़ाया था, तो उनकी बदौलत आज हम समाज में खड़े हैं। रही बात छात्रों की, तो मैं छात्रों को भी ये कहना चाहूंगा कि हर छात्र अनुशासन में रहे। विद्यालय में दो ही चीज है, अनुशासन बनाए रखना। वाह। जब बच्चा अनुशासन में रहेगा तो वो अवश्य पढ़ेगा, और जब अनुशासन में नहीं रहेगा तो वो दूसरी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा। तो विद्यार्थियों से और छात्रों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, कभी क्लास बंक मत करिए, स्कूल को मत जंप करिए, आप अपनी क्लास में बैठे रहिए। अगर आपके शिक्षक महोदय किसी कारणवश नहीं आ पाए, विद्यालय के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब भी आप अपने क्लास में बैठ करके पढ़ते रहिए आप। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम दोबारा से शिक्षकों के ऊपर, नए शिक्षकों के ऊपर आते हैं कि एक शिक्षक को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वो बेस्ट शिक्षक बन सके? इस शिक्षक के अंदर सबसे बड़ा उसका आचरण, और हम कहें तो आचरण के साथ साथ समय का पाबंद होना चाहिए। अपनी पुस्तकों में उसको बहुत ज्यादा समय देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। एक शिक्षक के यही गुण होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है, आजकल हम मीडिया में, अखबारों में देखते हैं कि चरित्र। टीचर को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। वाह। चरित्र अगर आपका है, बढ़िया है, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो टीचर का सबसे बड़ा जो गुण है वो चरित्रवान रहना जरूरी है। समाज के अंदर भी बहुत जरूरी है। समाज में टीचर के पास एक चरित्र के सिवा कुछ नहीं होता, तो चरित्रवान होना बहुत जरूरी। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप कमलेश जी। हम जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आपका नाम श्री कमलेश कुमार प्रजापति है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रजापति समाज को, और वर्तमान में प्रजापति समाज की संख्या पूरे देश में एक मजबूत स्तंभ की तरह हो गई है, उसके बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रजापति समाज को कोई स्थान नहीं मिला। ये कहे कि ना ही कोई सांसद है, ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई एमएलए है। पार्षद तो कुछ हैं जो देखे गए हैं, लेकिन उनको मन माफिक काम करने की आज़ादी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों है, इस विषय में विस्तार से बताएं। समाज हमारा, अगर हम 1947 के बाद जस्ट बाद की बात करते हैं और आज की हम तुलना करते हैं, तो हमारा समाज काफी जागरूक हुआ है और जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है।
रही बात उसकी जो आज का जो समय है, उसमें कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। तो हमारे समाज की संख्या भी कम है अभी, और कुछ प्रदेशों में हम बात करें, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ हमारे समाज की बहुत भारी संख्या है। लेकिन फिर भी इस समय हमारा बहुत जागरूकता है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। रही बात एमएलए एमपीज की, हमें टिकट नहीं मिल रही। अभी हमको इलेक्ट नहीं किया जाता, हमें सिलेक्ट किया जाता है कि आप इस संस्था के चेयरमैन हैं, आपको मंत्री पद ये दे दिया। हमें चाहिए सत्ता में भागीदारी। सत्ता में भागीदारी जब मिलेगी जब हमारे लिए एमएलए और एमपी के टिकट दिए जाएंगे। हमें सिलेक्ट होके नहीं जाना है, हमें इलेक्ट होके जाना है, तब हमारी पावर बढ़े। आप कहें कि प्रजापति समाज को अभी बहुत काम करना है, शिक्षा भी लेनी है, मेहनत भी करनी है, तभी वो इलेक्ट होके जाएगा। हाँ, हमारे समाज को अभी शिक्षा तो लेनी है ही है, शिक्षा के साथ जागरूकता लानी है हमें, और जागरूकता लाने के साथ साथ हमें एक होकर के रहना है। पूरे समाज को एक अगर हम रखेंगे और एक रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आपस में ही बिखरते रहेंगे कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं और हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो समाज इस तरह से आगे नहीं बढ़ तो राजनीतिक पार्टियां आपका लाभ लेती रहेंगी, हम केवल वोट उनके बनकर रह जाएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी हमारी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी। एक और प्रश्न यकायक आ रहा है कमलेश जी कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि वृद्धा आश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वृद्धा आश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे देश में जो संस्कारवान देश है, जो संस्कारी है, जिसे ज्ञान का माना जाता है, और उसके बावजूद भी हमारे देश में वृद्धा आश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बनती और बढ़ती जा रही है? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जो वृद्धा आश्रम की जो संख्या बढ़ रही है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और आजकल जो विशेषकर ये शहरों में जो कल्चर चला है ना, चमक और दमक, मियाँ बीबी हैं वो दोनों काम में अपना बिजी रहते हैं। ठीक, अगर पिताजी माताजी गांव से आ गए तो उनकी परवरिश नहीं होती है, अपने आप को उन्होंने बिजी इतना कर रखा है। कई हमारे परिवारों के डिस्प्यूट भी होते हैं, और परिवारों के डिस्प्यूट नहीं, एक कल्चर सा हो गया है कि भाई अब हम देख रेख नहीं कर, हमारे पास पैसा है, हम वृद्धाश्रम में पापा मम्मी को छोड़ देते हैं और भाई वो वृद्धाश्रम वाले देख रेख कर लेंगे, हम पैसा दे देंगे। लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहिए। माता पिता एक ढाल की तरह होते हैं। मेरे को अपना पता है कि मैंने अपने दोनों बच्चे मैंने स्वयं, हमने और हमारी पत्नी ने पाले। ना हमारे पास चाचा थे, ना ताऊ थे, ना दादा था, ना दादी थी। तो हमें पता है कि हम उस समय ये देखते थे कि आज हमारे घर में एक बुजुर्ग होता, मेरी माँ भी होती, तो हम कम से कम कहीं जा रहे ताला लगाना नहीं पड़ता, और हम माँ के हैंड ओवर कर देते, अम्मा आप ये देखते रहना, या पिताजी आप ये देखते रहना। तो उनकी जरूरत आज समाज में है, रहेगी, और ये बहुत गलत बात है कि उनको वृद्धाश्रम में भेजना, उनको नहीं भेजना चाहिए। जब वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ ये देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, वही बुजुर्ग उस बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। वो जो टच होता है उस पिता का और उस छोटे शिशु का, वो बड़ा गुड फील होता है बच्चे के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। जब वो अभिभावक बुजुर्ग हो जाते हैं, तब उनको भी उस टच की आवश्यकता होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझे हाथ लगाएं, छुएं, टच करें। तो उस टच से भी बड़ा सुकून महसूस होता है। उस टच के लिए आज के बुजुर्ग तरसते हैं। क्या जो बच्चे अपने अभिभावकों को वृद्धाश्रम में दे देते हैं, भेज देते हैं, वहां रख देते हैं, क्या वो बुजुर्ग नहीं होंगे? क्या जो उनके बच्चे उनको देख रहे हैं कि दादा दादी नाना नानी को भेजा जा रहा है, क्या वो बच्चे उनको नहीं भेजेंगे? ऐसा कैसे भूल जाती है युवा पीढ़ी? जहां आपने बात की कि जो एक टच करते हैं, एक जो स्पर्श जो होता है जी, वो उसमें बड़ा प्यार होता है, बड़ा स्नेह होता है। बिल्कुल। जब भी हमें कोई बच्चा विश करता है या पैर छूता है, तो हम उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आपकी लंबी उम्र हो, बेटा आप अच्छा पढ़े लिखे। ये जो हाथ से जो हम आशीर्वाद देते हैं, जो टच जो आपने कहा स्पर्श, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो बच्चे को बचपन में माँ बाप देते हैं जो स्पर्श, और वो माँ बाप बुढ़ापे में उसी स्पर्श के भूखे रहते हैं। जी 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 जी। एक बार उनके बच्चे वृद्धा आश्रम में ही सही, एक वीक में भी मिला है कि पापा मम्मी आप कैसे हैं,
ठीक है, तो उससे भी उनको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन हमारी चमक दमक की इस दुनिया में और ये पैसे की भाग दौड़ में जो है ये रिश्ता हमारा जो तार तार होता जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप कमलेश कुमार प्रजापति जी, और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी ऊर्जावान जानकारियां दी हैं और अपने बेशकीमती समय से आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें एक मौका दिया हमारी बात को सार्वजनिक करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।